ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की कहानी का सफर वहीं से शुरू करते हैं जहां पिछली कहानी ने हमें एक बेहद भावुक और रहस्यमयी मोड़ पर छोड़ दिया था। अस्पताल का वह कमरा जहां हर पल उम्मीद और डर एक साथ मौजूद थे, अब एक नई कहानी की शुरुआत करने वाला था। रोहित की आंखों में कई सवाल थे और दिल में सिर्फ एक ही चिंता थी, अनिका। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अनिका को होश आ चुका है और उसके बाद रोहित और अनिका के बीच काफी महत्वपूर्ण बातें होती हैं। उन दोनों के बीच हुई बातचीत ने रोहित के मन में चल रही उथल पुथल को और भी गहरा कर दिया था। इसी दौरान आकाश गुलेरिया और करण गुलेरिया भी अनिका से मिलने उसके कमरे में पहुंचते हैं। दोनों के चेहरे पे अनिका को होश में आने की खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उनकी आंखों में छिपी नमी यह बता रही थी कि खुशी के साथ उनके मन में दर्द और चिंता भी मौजूद थी। कुछ समय के बाद रोहित बाहर आकर अस्पताल की बेंच पर बैठ जाता है। वह कुछ देर तक बिल्कुल शांत रहता है और अपने आसपास हो रही हर चीज को जैसे समझने की कोशिश करता है। बीते समय में जो कुछ हुआ था उसका असर उसके मन पर बहुत गहरा हुआ था। वह अनिका के बारे में सोच रहा था और शायद खुद से भी कई सवाल कर रहा था। जब करण गुलेरिया और आकाश गुलेरिया अनिका के वार्ड के बाहर निकल जाते हैं, तब रोहित एक बार फिर पीछे मुड़कर अनिका की वार्ड की ओर देखता है। तभी अचानक उसके कानों में अनिका की धीमी आवाज सुनाई देती है। रोहित उस आवाज को सुनते ही पलट जाता है। अनिका उसे अपने पास बुलाती है और पास बैठने का इशारा करती है। रोहित बिना कोई सवाल किए उसके पास जाकर बैठ जाता है। इस समय वह सिर्फ अनिका की बात सुनना चाहता था। उसके लिए उस पल के बाकी सारी चीजें जैसे पीछे छूट गई थी। वह चुपचाप अनिका की ओर देखता रहता है और इंतजार करता है कि वह आखिर उससे क्या कहना चाहती है। अनिका गहरी सांस लेती है और रोहित से कहती है कि उसे कभी अंदाजा नहीं था कि किंग भी इतना कमजोर पड़ सकता है। वह मिस्टर मारवा से कहती है कि उसने उन्हें पहले कभी इस तरह टूटते हुए नहीं देखा। जिस किंग के नाम से अंडरवर्ल्ड तक कांप जाता है, वह इस तरह भावनाओं के सामने कमजोर हो जाए, यह उसके लिए कल्पना से परे था। अनिका उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह वक्त टूटकर बैठ जाने का नहीं है। क्या रोहित अपने इस तरह कमजोर पड़ने से अपने दुश्मनों की ताकत बढ़ाना चाहता है? उसके शब्दों में चिंता भी थी और एक तरह की चेतावनी भी थी। रोहित उसकी बात समझ जाता है। वह कुछ नहीं कहता, बस अपनी गर्दन हिलाकर यह संकेत देता है कि वह अनिका की बात समझ गया है। अनिका फिर कहती है कि यह कमजोर पड़ने का समय नहीं है, बल्कि किंग की तरह अपने दुश्मनों को मात देने का है। उसे लगता है कि रोहित के दुश्मन फिलहाल यह सोचकर बैठे होंगे कि अनिका अस्पताल में है और अब रोहित कुछ नहीं कर पाएगा। उन्हें लग रहा होगा कि रोहित के हाथ बंध चुके हैं और अब उसके पास अपना काम पूरा करने का मौका है। अनिका इसी स्थिति को रोहित के लिए एक अवसर मानती है। वह कहती है कि दुश्मनों को संभालने का मौका देने के बजाय रोहित को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि वे जवाब देने की स्थिति में ही न रहे। वह चाहती थी कि रोहित भावनाओं में बहने के बजाय अपनी पुरानी ताकत और पहचान को याद करे। अनिका की बातों का असर रोहित पर साफ साफ दिखाई देता है। वह समझ जाता है कि वह उसे क्या समझाने की कोशिश कर रही है। रोहित शांत आवाज में उससे कहता है कि वह उसकी बात समझ गया है। फिर रोहित अनिका से वादा करता है कि इस मामले में पीछे जो भी व्यक्ति है वह उसे जरूर ढूंढ निकालेगा।
वह कहता है कि जिससे भी यह सब किया है उसे ऐसी सजा मिलेगी कि भविष्य में कोई भी अनिका या उसके परिवार की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा। रोहित के शब्दों में फिर वही पुराना आत्मविश्वास दिखाई देने लगता है। वह कहता है अब सबको पता चल जाएगा कि किंग वापस आ चुका है। इतना कहकर रोहित प्यार से अनिका की ओर देखता है, फिर धीरे से उसके माथे पर किस करता है और वार्ड से बाहर निकलने लगता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही पल उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा जो उसके पूरे भावनात्मक पल को बदल देगा। अनिका के वार्ड से बाहर निकलने के बाद रोहित को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। शुरुआत में वह उन आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। वह शायद उस भावुक पल के बाहर नहीं निकलना चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अनिका की बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। लेकिन आवाजें लगातार आती रही। काफी कोशिश करने के बाद भी जब वे बंद नहीं हुए, तब रोहित ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी और जैसे ही उसकी आंखें खुली पूरी तस्वीर बदल गई थी। रोहित उठकर बैठ जाता है और तुरंत अनिका के वार्ड की तरफ देखता है, लेकिन इस बार वहां कोई बातचीत नहीं हो रही थी। अनिका अभी भी बेहोश थी, उसे अभी तक होश नहीं आया था। तभी रोहित को एहसास होता है कि अब तक वह सपना देख रहा था। वास्तव में अनिका की याददाश्त वापस नहीं आई थी। करण गुलेरिया और आकाश गुलेरिया का अनिका से मिलना, अनिका का रोहित को बुलाना, दोनों के बीच हुई बातचीत और अनिका का उसे समझाना, यह सब रोहित के सपने का हिस्सा था। वह इतनी बेचैनी और मानसिक तनाव में था कि नींद में उसने वही देख लिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी। रोहित कुछ देर तक शांत बैठा रहता है। उसके मन में अनिका की कही वही बातें घूम रही थी। वह खुद से कहता है कि अनिका उसकी ताकत भी है और उसकी कमजोरी भी। रोहित के लिए अनिका सिर्फ उसके जीवन का एक हिस्सा नहीं थी। उसके साथ कुछ गलत होता है तो रोहित खुद को संभाल नहीं पाता। वह कहता है कि वह अपने जीवन की किसी भी तकलीफ को सह सकता है, लेकिन अनिका से दूर होने का विचार भी उसके लिए असहनीय है। वह खुद से कहता है कि अगर अनिका को एक छोटी सी खरोच भी आ जाती है तो वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे खुद समझ नहीं आता कि बाकी हर परेशानी के सामने मजबूत रहने वाला वह व्यक्ति अनिका के मामले में इतना संवेदनशील क्यों हो जाता है। लेकिन इसी भावना के साथ उसके अंदर गुस्सा भी बढ़ रहा था। रोहित कहता है कि जिसने भी अनिका के साथ यह किया है वह उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। भले ही अभी जो बातचीत हुई थी वह केवल एक सपना था, लेकिन उस सपने में उसे एक नई ताकत जरूर दी थी। वह मन ही मन कहता है कि वह अब अपने दुश्मनों को उसकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाने देगा। अनिका को भले ही अभी तक होश न आया हो, लेकिन सपने में उसके शब्दों ने रोहित को दोबारा खड़ा कर दिया था। वह अनिका से मन ही मन कहता है, धन्यवाद, तुमने सपने में ही सही लेकिन मुझे दोबारा मेरी ताकत याद दिला दी। अब मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। इसी बीच अनिका का अटेंडिंग डॉक्टर वहां आ जाता है। रोहित तुरंत डॉक्टर की ओर देखना है और पूछता है कि क्या अनिका को होश आ गया है। रोहित का सवाल सुनते ही डॉक्टर थोड़ा घबरा जाता है। उसे कुछ घंटे पहले का वह व्यवहार याद आ जाता है जब रोहित ने गुस्से में डॉक्टर का गला पकड़ लिया था। इसलिए इस बार डॉक्टर कोई भी बात कहने से पहले बहुत सावधानी बरतना चाहता था। उसके मन में डर था कि अगर उसने कुछ गलत कह दिया तो रोहित फिर से अपना आपा न खो दे। लेकिन काफी हिम्मत जुटाने के बाद डॉक्टर रोहित से कहता है कि अनिका के सिर पर काफी गंभीर चोट लगी है। इसी वजह से उसकी बड़ी सर्जरी करनी पड़ी है। ऐसी सर्जरी के बाद मरीज को होश आने में समय लग सकता है और फिलहाल डॉक्टर भी यह निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि उसे कब तक होश आएगा।
रोहित इस बार डॉक्टर की बात ध्यान से सुनता है और धीरे से सिर हिला देता है। पहले की तुलना में अब उसकी स्थिति थोड़ी बेहतर थी। वह समझ चुका था कि गुस्से से समस्या का समाधान नहीं होगा, इसलिए वह खुद को नियंत्रित रखते हुए डॉक्टर से एक और सवाल करता है। वह पूछता है, डॉक्टर, अनिका अब खतरे से बाहर तो है ना? डॉक्टर कुछ पल के लिए अनिका की वार्ड की तरफ देखता है और चुप रहता है। डॉक्टर को इस तरह चुप देखकर रोहित के मन में फिर चिंता पैदा हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद डॉक्टर कहता है कि फिलहाल अनिका की हालत स्टेबल है। इस समय उसे किसी भी तरह का तत्काल खतरा नहीं है और ऑपरेशन भी सफल रहा है। डॉक्टर उम्मीद करता है कि आगे भी कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। इतना कहकर डॉक्टर अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है। वह रोहित के सामने ज्यादा देर रुकने से बच रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले रोहित का व्यवहार वह देख चुका था। रोहित फिर कुछ समय तक वहीं खड़ा रहता है। वार्ड के दरवाजे पर लगे छोटे से कांच से वह अनिका को देखता है। उसकी आंखों में अब गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह मन ही मन कहता है, अनिका, इन सब के पीछे जो भी है उसकी उल्टी गिनती आज से शुरू हो चुकी है। इसके बाद रोहित अपना फोन निकालता है और चिराग को मैसेज भेज देता है। कुछ ही मिनट के बाद चिराग और अब्दुल अस्पताल के एक प्राइवेट कमरे में रोहित के सामने खड़े थे। दोनों यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर रोहित ने उन्हें अचानक इतनी गोपनीय जगह पर क्यों बुलाया है। अब्दुल अब तक बच्चों को सुरक्षित तरीके से सेटल कर चुका था। अनिका के कहे अनुसार उसने बच्चों के पास एक भरोसेमंद आदमी को छोड़ दिया था और फिर वापस दिल्ली आ गया था। अब रोहित के सामने खड़े चिराग और अब्दुल उसके चेहरे को ध्यान से देख रहे थे, लेकिन इस बार रोहित के चेहरे से उनके मन की कोई बात समझना उसके लिए आसान नहीं था। आम तौर पर रोहित के हाव भाव दोनों देखकर ही समझ जाते थे कि वह क्या कहना चाहता है। कई बार तो रोहित के बोलने से पहले ही वे उसके इशारे समझकर काम पूरा कर देते थे, लेकिन आज स्थिति अलग थी। आज रोहित के चेहरे पे एक ऐसी खामोशी थी जिसके पीछे बहुत बड़ा तूफान छिपा हुआ था। चिराग और अब्दुल दोनों यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि रोहित ने उन्हें इस सीक्रेट कमरे में क्यों बुलाया है। वे उसके चेहरे के भाव पढ़ना चाहते थे, लेकिन इस बार रोहित को समझ पाना उनके लिए बेहद मुश्किल था। कुछ देर के बाद रोहित उनकी तरफ देखता है और सीधे मुद्दे पर आता है। वह कहता है कि उसे किसी भी हालत में इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर और उस विलन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। वह जानना चाहता है कि वह कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है और उसके पीछे कौन कौन से लोग हैं। रोहित साफ कह देता है कि जानकारी हासिल करने के लिए चाहे उसे जमीन खोदनी पड़े या आसमान चीरना पड़े, लेकिन उसे उस व्यक्ति तक पहुंचना ही है। उसके शब्दों में गुस्सा था और उसकी आवाज में ऐसा दृढ़ निश्चय था जिससे चिराग और अब्दुल दोनों समझ गए कि इस बार रोहित केवल बदला लेने की बात नहीं कर रहा है, वह वास्तव में अपनी पुरानी पहचान में वापस लौट चुका है। रोहित कहता है कि उसने काफी समय पहले किंग का कार्यभार संभालना छोड़ दिया था। लंबे समय तक उसने अपने काम से दूरी बना ली थी और शायद इसी वजह से उसके दुश्मनों को लगा कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन रोहित कहता है कि शेर ने शिकार करना छोड़ सकता है, लेकिन शिकार करना भूल नहीं सकता। अब उसे दोबारा अपने काम पर लौटना होगा, क्योंकि इस समय उसके परिवार की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। अब वह कोई भी जोखिम नहीं ले सकता। वह किसी और के भरोसे अपनी फैमिली की सुरक्षा नहीं छोड़ सकता। उसे खुद उसकी ढाल बनकर खड़ा रहना होगा। रोहित का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि वह हर उस व्यक्ति को पता चले जो किंग के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ उलझने का अंजाम क्या होता है। अब तक शायद उसके दुश्मन यह सोच रहे थे कि रोहित कुछ नहीं कर सकता,
शायद उन्हें लगा था कि अनिका पर हुए हमले के बाद रोहित टूट चुका है और उसके अंदर पहले जैसी ताकत नहीं बची। लेकिन रोहित अब यह भ्रम तोड़ना चाहता था। वह कहता है कि किंग कहीं गया नहीं था, वह केवल शांत था और अब वह वापस आ चुका है। अपनी बात पूरी करने के बाद रोहित चिराग और अब्दुल को वहां से जाने के लिए कह देता है। दोनों बिना सवाल ज्यादा किए उसकी बात मान लेते हैं। वे समझ चुके थे कि इस समय रोहित के गुस्से का स्तर बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने केवल हाँ में सिर हिलाया। कमरे से बाहर निकलने के बाद जैसे ही दरवाजा बंद होता है, चिराग और अब्दुल एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब्दुल पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से रोहित सर का इतना रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। चिराग जवाब देता है कि हुआ तो बहुत कुछ है और अब्दुल को भी उसके बारे में पता है। वह पूछता है कि क्या उसे मैडम की हालत के बारे में जानकारी नहीं है। चिराग समझता है कि अगर अनिका को एक खरोच भी आ जाए तो रोहित उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए इस समय उसका इतना गुस्सा होना स्वाभाविक है। अब्दुल भी चिराग की बात से सहमत होता है। इसके बाद दोनों अपने काम को बांटने का फैसला करते हैं। अब उन्हें सिर्फ रोहित के आदेश को पूरा करना था। अब्दुल ऑर्गेनाइजेशन और उसके लीडर के बारे में जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी संभालता है, जबकि चिराग दूसरी तरफ अपना काम संभाल लेता है। दोनों जानते थे कि इस बार उनके सामने आसान काम नहीं था। जिस व्यक्ति को रोहित ढूंढना चाहता था उसके बारे में जानकारी निकालना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि रोहित के आदेश को अधूरा छोड़ना विकल्प नहीं था। अब कहानी दूसरी तरफ मुड़ती है। स्पेशल डिपार्टमेंट के एक मीटिंग हॉल में माहौल बिल्कुल अलग था। वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर तनाव और चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी ऑफिसर विकास ने उस सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा कि उन लोगों ने इतना बड़ा मिशन पूरा किया है और इतनी बड़ी जीत हासिल की है, इसलिए अब पार्टी होनी चाहिए। विकास को यह देखकर हैरानी हो रही थी कि बाकी लोग इतने गंभीर और परेशान क्यों बैठे हैं, जैसे कोई बड़ी घटना हो गई हो। लेकिन उसकी यह बात वहां मौजूद बाकी लोगों को पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उनके लिए यह कोई जश्न मनाने का समय नहीं था। अनिका की हालत सबके सामने थी। वह मिशन में घायल हुई थी और उसकी स्थिति को लेकर पूरी टीम चिंतित थी। इंस्पेक्टर अब्बास और अनिका की टीम के बाकी लोग इस घटना से बहुत परेशान थे, लेकिन विकास के चेहरे और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह मन ही मन खुश हो। विकास शुरू से ही नहीं चाहता था कि अनिका उसकी टीम का हिस्सा बने। उसे अनिका से शुरुआत से ही परेशानी थी। वह नहीं चाहता था कि अनिका इस केस में शामिल हो। अब जब अनिका घायल हो चुकी थी और फिलहाल इस केस से दूर हो गई थी, तो विकास को लग रहा था कि उसकी समस्या खुद ही खत्म हो गई है। उसे यही लग रहा था कि अब अनिका इस केस में आगे कोई भूमिका नहीं निभा पाएगी। लेकिन वह यह भूल रहा था कि जिस मिशन को वह अपनी जीत बता रहा था, उसकी सफलता में अनिका का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। विकास लगातार अपनी बातें करता जा रहा था। उसकी बातों में अनिका के लिए सम्मान तो दूर, बल्कि उसकी मेहनत और बहादुरी को कम करके दिखाने की कोशिश साफ साफ नजर आ रही थी। काफी देर से भूमिका उसकी बातें सुन रही थी। वह खुद को नियंत्रित कर रही थी, लेकिन अब उसके धैर्य की सीमा खत्म होने लगी थी। उसका जबड़ा गुस्से से कस गया था। भूमिका भले ही एक इंस्पेक्टर थी, लेकिन उसका पद और जिम्मेदारी भी कम नहीं थी। आखिरकार उसने अपना गुस्सा रोकना बंद कर दिया। वह विकास को घूरते हुए कहती है कि वह किस बात का जश्न मना रहा है। भूमिका सवाल करती है कि मिशन में उसका योगदान आखिर था क्या? उसे जो जिम्मेदारी दी गई थी, क्या उसने वह पूरी की है? उसे यह तक पता नहीं चल पाया कि विवेक ने बाकी लोगों के परिवार को कहां बंदी बनाकर रखा है।
बच्चे और बुजुर्ग तो उन्हें मिल गए, लेकिन बच्चों के माता पिता के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। भूमिका कहती है कि यह काम विकास को सौंपा गया था, लेकिन अपना काम पूरा करने के बजाय वह यहाँ जश्न मना रहा है। वह विकास से पूछती है कि जब वह अनिका पर उंगली उठा रहा है तो क्या उसने खुद पिछले कुछ दिनों में अपने हिस्से का काम ईमानदारी से पूरा किया है क्या? विकास को भूमिका की बातें बहुत बुरी लगती है। उसे गुस्सा आने लगता है, लेकिन भूमिका इस बार रुकने वाली नहीं थी। वह कहती है कि विकास को खुद शर्म आनी चाहिए। उसे इस एक पूरी टीम दी गई थी ताकि वह उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें उस ऑर्गेनाइजेशन ने बंदी बनाया था, लेकिन उसने अपना काम करने के बजाय यहाँ बैठकर मिशन की सफलता का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। भूमिका सवाल करती है कि आखिर किस मिशन की सफलता की बात की जा रही है। अनिका इतनी बुरी तरह घायल हुई है और वह लोग अभी तक सिर्फ बच्चे और कुछ परिवारों को बचा पाए हैं। जिन लोगों को बचाने की असली जिम्मेदारी थी वे अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हुए हैं। भूमिका साफ कहती है कि जब तक उन सभी लोगों को सुरक्षित नहीं बचाया जाता तब तक मिशन को पूरी तरह सफल कहना सही नहीं होगा। अब विकास का गुस्सा भी बढ़ चुका था। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई उसके काम पर सवाल उठाए, खासकर तब जब वह खुद लगातार अनिका की कमियां निकाल रहा था। वह भूमिका से कहता है, डोंट क्रॉस योर लिमिट। विकास कहता है कि वह अपना काम अच्छी तरह कर रहा है और उसे यह बताने की जरूरत नहीं कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके बाद वह अनिका के चयन पर भी सवाल उठाता है। वह कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि इंस्पेक्टर आबास ने अनिका को इस केस के लिए क्यों चुना था। विकास की यह बात सुनकर भूमिका का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कहती है कि सच में उसे शर्म आनी चाहिए। भूमिका विकास को याद दिलाती है कि अनिका ने टीम के लिए कितना कुछ किया है। वह उस खंडहर में अकेले ऐसे लोगों और परिस्थितियों का सामना कर रही थी जहां कोई भी सामान्य व्यक्ति जाने से पहले कई बार सोचता। अनिका ने वहां अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बाहर निकाला था, लेकिन विकास को उसकी बहादुरी दिखाई नहीं दे रही थी। भूमिका कहती है कि अनिका के साथ जो हुआ उसका दुख पूरी टीम को है, लेकिन विकास यहाँ बैठकर अपनी तारीफ करने में लगा हुआ है। वह सवाल करती है कि वह किस खुशी की बात कर रहा है। देश के ऊपर जो बड़ा संकट आया था वह टला और उसमें अनिका का बहुत बड़ा योगदान था। अगर अनिका वहां नहीं होती तो शायद स्थिति इतनी आसानी से नियंत्रित नहीं होती। लेकिन विकास फिर भी उसकी चिंता करने के बजाय उसी पर सवाल उठा रहा था। अब विकास अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि जो व्यक्ति अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाई वह देश को किसी बड़े खतरे से कैसे बचाएगी। वह फिर अनिका के चयन पर सवाल उठाता है और फिर कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि आबास ने उसे इस केस में क्यों शामिल किया था। विकास कहता है कि अनिका भले ही एक अच्छी डॉक्टर हो, लेकिन एक मिशन के दौरान केवल डॉक्टर होना पर्याप्त नहीं है। फिर वह अपनी बात बदलते हुए कहता है कि अब तो वह अच्छी डॉक्टर भी नहीं रही, क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई है। फिलहाल उसे खुद अपनी डॉक्टरी से जुड़ी कई बातें याद नहीं है और यह भी निश्चित नहीं कि उसकी याददाश्त कब वापस आएगी। विकास यह भी कहता है कि उसने अब्बास से कई बार कहा था कि इस केस के लिए किसी दूसरे अच्छे डॉक्टर को चुना जाए, लेकिन अब्बास ने उसकी बात नहीं मानी थी। वह अनिका की काबिलियत पर लगातार सवाल उठाता रहता है और कहता है कि उसमें ऐसा क्या खास था जो अब्बास उसे किसी भी हालत में इस केस से जोड़ना चाहते थे। विकास की बातें सुनकर भूमिका और भी भड़क जाती है। वह कहती है कि अनिका ने अपनी क्षमता साबित करने के लिए नहीं बल्कि टीम और देश को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, लेकिन विकास उसकी इस बात को भी समझने को तैयार नहीं था। मीटिंग हॉल का माहौल अब पूरी तरह तनावपूर्ण हो चुका था। हर व्यक्ति विकास की बातें सुन रहा था और उसके रवैये से नाराज भी था।
विकास की लगातार बातें सुनकर भूमिका का गुस्सा अब उसकी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। वह कुछ और कहती उससे पहले ही स्थिति और बिगड़ सकती थी। ऐसा लग रहा था कि भूमिका अब विकास के चेहरे पर तमाचा मार देगी। तभी इंस्पेक्टर अब्बास वहां पहुंच जाते हैं। अब्बास केबिन के बाहर से ही विकास और भूमिका की बातचीत सुन चुके थे, इसलिए जैसे ही वह अंदर आते हैं उसकी नजर सीधे विकास पर पड़ती है। अब्बास विकास को एक तिरछी और सख्त नजर से देखते हैं। कुछ पल के लिए विकास भी चुप हो जाता है। अब्बास की आंखों में मौजूद गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन विकास खुद भी एक इंस्पेक्टर था, इसलिए अब्बास के इस तरह देखने से वह पूरी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं था। हालांकि वह अपनी सीमा पहले ही पार कर चुका था। उसने अनिका के बारे में ऐसी कई बातें कह दी थी जिन्हें सुनना वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति के लिए मुश्किल था। भूमिका, निखिल और इंस्पेक्टर अब्बास अनिका की वास्तविक क्षमता और उसके योगदान से अच्छी तरह परिचित थे। वहीं मिशन में शामिल बाकी टीम के सदस्यों ने भी अपनी आंखों से देखा था कि अनिका ने वहां क्या किया था। उसने उस खंडहर के अंदर से कई लोगों, बच्चे और बुजुर्गों को अकेले बाहर निकाला था। जब तक वह पूरी तरह होश में थी, उसने अपनी पूरी क्षमता से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की थी। अगर उसके सिर पर वह पत्थर नहीं लगा होता तो शायद वह खुद भी वहां से सुरक्षित बाहर निकल सकती थी। इसलिए विकास द्वारा अनिका पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह बेबुनियाद थे। वहां मौजूद लगभग सभी लोग भूमिका की बातों से सहमत थे, लेकिन अब्बास के वहां आने के बाद टीम के बाकी सदस्य चुप हो जाते हैं। वे इस समय केबिन के अंदर किसी और तरह का विवाद पैदा नहीं करना चाहते थे। फिर भी उनके मन में विकास के प्रति निराशा साफ साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी अपनी टीम का एक सदस्य इस स्तर तक गिर सकता है कि उसे सिर्फ अपने स्वार्थ और अपनी उपलब्धि से मतलब हो। पूरी टीम अनिका की बहादुरी का सराहना कर रही थी। सभी जानते थे कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर मिशन को आगे बढ़ाया, लेकिन विकास न केवल अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया था, बल्कि अब वह अनिका पर भी उंगली उठा रहा था। यही बात बाकी लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। दूसरी तरफ अस्पताल में रोहित अब अपने अगले कदम की तैयारी कर चुका था। अनिका अभी भी बेहोश थी। उसकी हालत फिलहाल स्थिर थी और डॉक्टर ने भी बताया था कि ऑपरेशन सफल रहा है, लेकिन रोहित के लिए इतना काफी नहीं था। वह जानता था कि अनिका के साथ जो हुआ है उसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। उसके मन में अब सिर्फ एक लक्ष्य था, उस ऑर्गेनाइजेशन के असली लीडर तक पहुंचना। चिराग और अब्दुल को दिए गए उसके आदेश के बाद अब उस रहस्यमयी दुश्मन की तलाश शुरू हो चुकी थी। रोहित ने लंबे समय तक किंग की जिम्मेदारी से दूरी बनाए रखी थी। वह शायद अपनी जिंदगी को कुछ अलग तरीके से आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन अनिका पर हुए हमले ने उसे मजबूर कर दिया था कि वह फिर से अपनी पुरानी दुनिया में लौट आए। अब उसके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह अपनी फैमिली के लिए खुद ढाल बनना चाहता था। उसका संदेश साफ था, किंग शांत था, कमजोर नहीं। अब वो जो लोग यह समझ रहे थे कि किंग खत्म हो चुका है, उन्हें जल्द ही अपनी गलतफहमी का एहसास होने वाला था। रोहित ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह अपने दुश्मनों को उसकी भावनाओं और कमजोरियों का फायदा नहीं उठाने देगा। अनिका उसके लिए ताकत भी थी और कमजोरी भी थी, लेकिन वह अब वही कमजोरी उसके लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। वह अनिका को बचाने के साथ साथ उसके साथ हुए हमले का सच भी सामने लाना चाहता था। दूसरी ओर चिराग और अब्दुल अपने अपने काम में लग चुके थे। एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी जुटाने की कोशिश शुरू हो गई थी और दूसरी तरफ बाकी जरूरी कामों को संभाला जा रहा था। अब कहानी को दो अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रही थी। एक तरफ रोहित अपने दुश्मनों तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत लगाने वाला था,
तो दूसरी तरफ स्पेशल डिपार्टमेंट के अंदर ही विचारों का संघर्ष शुरू हो चुका था। विकास की सोच और बाकी टीम की सोच के बीच अंतर साफ साफ दिखाई देने लगा था। जहां बाकी लोग अनिका की बहादुरी और उसके योगदान को याद कर रहे थे, वहीं विकास लगातार उसकी कमियां गिनाने में लगा हुआ था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि असली सवाल अभी भी वही थे। अनिका पर हमला किसने करवाया? उस ऑर्गेनाइजेशन का असली लीडर कौन है? और रोहित जिस दुश्मन को ढूंढने की बात कर रहा है, क्या वह वास्तव में उसके हाथ लग पाएगा? अब किंग वापस आ चुका था और इस बार उसका सामना केवल एक दुश्मन से नहीं, बल्कि एक पूरी ऐसी साजिश से होने वाला था जिसका असर रोहित, अनिका और उसके परिवार तक पहुंच चुका था। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही एपिसोड काफी है, क्योंकि आज मुझे काफी लेट हो चुका है। आगे की कहानी में कई नए राज सामने आने वाले हैं और आगे की राज जानने के लिए सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ओनली वन यूट्यूब चैनल अनवय उपाध्याय पर। और सपोर्ट करने के लिए कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और साथ ही साथ मेरे वीडियो को हाइप भी करें। आपकी एक हाइप मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। थैंक्स माय फ्रेंड।